हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन, इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। इसके बगल में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपने चैप्टर की तरफ और फटाफट से कोशिश करेंगे कि चैप्टर को खत्म कर दें, 1 से 2 वीडियो में, ज़्यादा लंबा ना जाए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका कुछ कर नहीं सकती मैं। चलिए शुरू करते हैं अपना ओवरव्यू क्लास। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, चैप्टर 9 है ये। चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन, जिसका कि मतलब होता है वैश्वीकरण। ओवरव्यू हम लोग पढ़ेंगे। ओवरव्यू मतलब होता है परिचय। इसके बारे में छोटा सा परिचय दिया हुआ है इस चैप्टर के बारे में, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेन चैप्टर की तरफ। तो फटाफट से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में हम लोग कर लेते हैं ओवरव्यू का। In this final chapter of the book, we look at globalization, something that has been referred to in many chapters of this book and textbooks of many other subjects. पुस्तक के इस अंतिम अध्याय में हम वैश्वीकरण पर बात करेंगे। वैश्वीकरण की चर्चा इस पुस्तक के कई अध्यायों में और कई विषयों की पुस्तकों में की गई है। आप लोगों ने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। We began by analyzing the concept of globalization and then examine its causes. तो हम शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच से करेंगे। We then discuss at length the political, economic and cultural consequences of globalization. Our interest is also in studying the impact of globalization on India as well as how India is affecting globalization. तो इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी यह समझने में भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। We finally draw attention to resistance to globalization and how social movements in India also form part of this resistance. आखिर में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा हैं। चलते अपने चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये है चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण की अवधारणा। इसको हम लोग पढ़ेंगे, फटाफट से जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत कम टाइम है हमारे पास, सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। जनार्दन वर्क्स इन अ कॉल सेंटर। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। He leaves late in the evening for work, becomes John when he enters his office, acquires a new accent and speaks a different language than he does when he is at home to communicate with his clients who are living thousands of miles away. वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जॉन बन जाता है, नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हजारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। He works all night, which is actually daytime for his overseas customers. Janardhan is rendering a service to somebody who, in all probability, he is never likely to meet physically. This is his daily routine. His holidays also do not correspond to the Indian calendar, but to those of his clients who happen to be from the US. वह सारी रात काम करता है, जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है कि वह कभी अपने आमने सामने मुलाकात न कर सके। यही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती हैं, जहां उसके ग्राहक रहते हैं। रामधारी हैज़ गॉन शॉपिंग टू बाई अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9-year-old डॉटर। अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया है। ही हैज़ प्रॉमिस्ड हर अ स्मॉल साइकिल एंड डिसाइड टू सर्च द मार्केट फॉर समथिंग ही फाइंड्स अफोर्डेबल एज वेल एज ऑफ रीजनेबल क्वालिटी। उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वादा किया था। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए और कुछ उम्दा क्वालिटी की हो। He finally does buy a cycle, which is actually manufactured in China, but it's being marketed in India. उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक रही थी भारत में। It meets his requirements of quality as well as affordability, and Ramdhari decides to go ahead with his purchase. इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को माफिक पड़ी और क्वालिटी भी उसे जच गई। रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। Last year, Ramdhari, on his daughter's insistence, had bought her a Barbie doll, which was originally manufactured in the US, but was being sold in India. रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उसे बारबी डॉल खरीद कर दिया था, जो दरअसल यूएसए में बना हुआ था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ था और भारत में बिक रहा था।
Sarika is a first-generation learner who had done remarkable well throughout her school and college life by working very hard. सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है। कठिन मेहनत के बूते स्कूल और कॉलेज में वह अव्वल साबित हुई। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा था। She now has an opportunity to take on a job and begin an independent career, which the women of her family had never dreamed of earlier. तो अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा था। ऐसा अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। While some of her relatives are opposed, she finally decided to go ahead because of the new opportunities that have been made available to her generation. सारिका के रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे थे, लेकिन सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। All three examples illustrate an aspect each of what we call globalization. ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक न एक पहलू दिखाते हैं। तो जैसे कि जनार्दन, रामधारी और सारिका का हमने उदाहरण देखा, ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक न एक पहलू दिखाते हैं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस जनार्दन was participating in the globalization of services. Ramdhari's birthday purchases tells us something about the movement of commodities from one part of the world to another. Sarika is faced with a conflict of values partly originating from a new opportunity that earlier was not available to the women in her family but today is a part of reality that has gained wider acceptability. पहले उदाहरण में जनार्दन सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है उसमें हमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का पता चलता है। सारिका के सामने जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति है। यह दुविधा अंशतः उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो उसके परिवार की महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज वे एक सच्चाई है और जिन्हें व्यापक स्वीकृति मिली हुई है। If we look for examples of the use of the term globalization in real life, we will realize that it is used in various contexts. यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द के इस्तेमाल को परखें तो पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। Let us look at some examples different from the ones that we have looked above. नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए। ये उदाहरण ऊपर के उदाहरण से कुछ अलग हैं। तो पहला है some farmers committed suicide because their crops failed. फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। They had bought very expensive seeds supplied by a multinational company MNC. इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। Second, an Indian company bought a major rival company based on Europe despite protests by some of the current owners. यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। Many retail shopkeepers fear that they would lose their livelihoods if some major international companies open retail chains in the country. अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां देश में खुदरा दुकानों की अपनी श्रृंखला खोल ली तो उनकी रोजी रोटी जाती रहेगी। A film producer in Mumbai was accused of lifting the story of his film from another film made in Hollywood. मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली है। A militant group issued a statement threatening college girls who wear western clothes. पश्चिमी परिधान पहनने वाली कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दी है। These examples show us that globalization need not always be positive. It can have negative consequences for the people. तो ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक नहीं हो सकता, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। Indeed, there are many who believe that globalization had more negative consequences than positive. These examples also show us that globalization need not be only the economic issues, nor is the direction of influence always from the rich to the poor country. दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं। इन उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसलों से नहीं जुड़ा हुआ है और जरूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो। Since much of the uses tends to be imprecise, it becomes important to clarify what we mean by globalization. चूंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतया सटीक अर्थों में नहीं होता है, इसीलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। Globalization as a concept fundamentally deals with flows. एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह।
These flows could be of various kinds: ideas moving from one part of the world to another, capital centered between two or more places, commodities being traded across borders, and people moving in search of better livelihoods to different parts of the world. प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं: विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही. The crucial element is the worldwide interconnectedness that is created and sustained as a consequence of these constant flows. यहाँ सबसे जरूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है. Globalization is a multidimensional concept. It has political, economic and cultural manifestations and these must be adequately distinguished. वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है. इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार हैं और इनके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए. It is wrong to assume that globalization has purely economic dimensions, just as it would also be mistaken to assume that it is a purely cultural phenomenon. यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है. ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है. The impact of globalization is vastly uneven. It affects some societies more than others and some parts of societies more than others. And it is important to avoid drawing general conclusions about the impact of globalization without paying sufficient attention to specific context. वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है. यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है. ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें. अब है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के कारण. इसको कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के कारण फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं. What accounts for globalization? क्या है वैश्वीकरण की वजह? If globalization is about the flows of ideas, capital, commodities and people, it is perhaps logical to ask if there is anything novel about this phenomenon. अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद यह पूछना असंगत न होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है. Globalization in terms of these four flows has taken place through much of human history. अगर इन चार तरह के प्रवाहों की ही बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है. However, those who argue that there is something distinct about contemporary globalization point out that it is the scale and speed of these flows that account for the uniqueness of globalization in the contemporary era. बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है कि है इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल. ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं. Globalization has a strong historical basis and it is important to view contemporary flows against this backdrop. वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसीलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों को इतिहास के संदर्भ में देखें. While globalization is not caused by any single factor, technology remains a critical element. हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है. There is no doubt that the invention of the telegraph, the telephone and the microchip in more recent times has revolutionized communication between different parts of the world. इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है. When printing initially came into being, it laid the basis for the creation of nationalism. So also today we should expect that technology will affect the way we think of our personal but also our collective lives. शुरू में जब छपाई यानी कि मुद्रण की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी. इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा. हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा. The ability of ideas, capital, commodities and people to move more easily from one part of the world to another has been made possible largely by technological advances. विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है. The pace of these flows may vary. For instance, the movement of capital and commodities will most likely to be quicker
एंड वाइडर देन द मूवमेंट ऑफ पीपल्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। Globalization, however, does not emerge merely because of the ability of improved communications. बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसा बात नहीं है। What is important for people in different parts of the world to recognize these interconnections with the rest of the world. यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। The bird flu और सुनामी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते हैं। इट डज नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। Similarly, when major economic events takes place, their impact is felt outside their immediate local, national or regional environment at the global level. ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। अब थर्ड टॉपिक है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि राजनीतिक प्रभाव। इसको भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द डिबेट्स दैट हैज बीन जनरेटेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंटेम्पररी प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिलेट्स टू इट्स ऑनगोइंग पॉलिटिकल इम्पैक्ट। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या रहा है। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कंसेप्शंस ऑफ स्टेट सोवेरेनिटी। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। देयर आर एटलीस्ट थ्री एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू कंसीडर व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो इन सवाल का जवाब देते हुए हमें कम से कम 3 पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। At the most simple level, globalization results in an erosion of state capacity, that is the ability of government to do what they do. सबसे सीधा सरल विचार है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकार को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। All over the world, the old welfare state is now giving way to a more minimalist state that performs certain core functions such as maintenance of law and order and the security of its citizens. पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। However, it withdraws from many of its earlier welfare functions directed at economic and social well-being. In place of the welfare state, it is the market that becomes the prime determinant of economic and social priorities. तो इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। The entry and the increased role of multinational companies all over the world leads to the reduction in the capacity of governments to take decision on their own. इससे सरकारों की अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती है। एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। इसी के साथ एक और बात भी है, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो, ऐसा बात नहीं है। तो क्या बात है भाई, जानते हैं आगे। द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट continues to be the unchallenged basis of political community. राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। The old jealousies and rivalries between countries have not ceased to matter in world politics. The state continues to discharge its essential functions, law and order, national security, and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to. States continue to be important. विश्व की राजनीति में अभी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता का दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
Indeed, in some respects, state capacity has received a boost as a consequence of globalization, with enhanced technologies available at the disposal of the state to collect information about its citizens. वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन द स्टेट इज बेटर एबल टू रूल, नॉट लेस एबल। दस स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल दैन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिमाण स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। अब है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को मैंने जितना पढ़ाया उतना आप लोग को समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म कर देंगे, तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।